चलो भाई बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। अब हम करेंगे बहुत ही बेसिक्स हैं, मॉड्यूल फर्स्ट शुरू करेंगे और इसका नाम होगा आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। पहली सूचना यह है कि दोनों के रजिस्टर आपको अलग अलग रखने हैं, और दूसरी सूचना यह है कि कोई भी रजिस्टर रफ नहीं हो, फेर ही रजिस्टर रखें। तीसरी सूचना यह है कि घर पे जाके नहीं लिखें, यहीं क्लास में लिखें। ये तीन सूचना है। ये तीन सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय बचेगा, आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। घर पे जाके इसी चीज को वापस लिखते रहोगे, कोई पढ़ाई थोड़ी ना होनी है। इसलिए ये तीन महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। ओके, क्या है? तेरे जा मर्जी लिख ले, बाकी मेरा काम था सूचना देना। हाँ, मेरा काम था सूचना देना, वो मैंने आपको आराम से दे दी। चलो भाई, हाँ, उल्टे उल्टे लगो मत, बात करो तुम नीचे। आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अब बातें नहीं करें, चुपचाप हो जाएं। सूचना 3 लाइन में मैंने दे दी आपको, ठीक है? हमेशा क्लास चलेगी तो हमेशा 2 मॉड्यूल साथ में ही चलेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। अभी लगातार ट्रांसफॉर्मर को पढ़ने के बाद में भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि समझ में आना दिक्कत आएगी। और मशीन वाला कोई भी खंड है ज्यादा लंबा 3-3, 4-4 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता, हिम्मत नहीं होगी। इसलिए हम 2 मॉड्यूल साथ में चलाते हैं, ठीक है भाई? चलो, आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी की सबसे पहली बात आती है आवेश के ऊपर। जब भी हम आवेश के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे पास मामला क्या आएगा कि आवेश के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? थेल्स ने। किसने बताया था भाई? थेल्स ने। हमें सबसे पहले थेल्स ने बताया था। आवेश के बारे में थेल्स ने व्याख्या कब की? तो लगभग 2600 ईसा पूर्व, सॉरी 2600 वर्ष पूर्व। 2600 वर्ष पूर्व, कई जगह 2500 लिखते हैं, या इसको 600 ईसा पूर्व लिखना। ये इतने पुरानी बात है। ईसा पूर्व का मतलब है जब ईसा मसीह जन्म हुआ उससे 600 साल पहले की बात है। और ईसा मसीह को जन्म हुए 2022 साल हो चुके हैं। 2022 चल रहे ना, तो 2022 साल हो चुके हैं। तो ये उतने समय पुरानी बात है। तो जो ये बात है ना, इसके कोई ज्यादा साक्ष्य तो है नहीं, क्योंकि 2600 साल पहले उसने आवेश के बारे में बताया। फिर आवेश के बारे में किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की, किसी ने कोई कार्य ही नहीं किया। 500, 700, 1000 साल ऐसे निकल गए, तो ऐसे अच्छे से साक्ष्य तो है नहीं। लेकिन छोटे मोटे साक्ष्यों के आधार पर ऐसी लाइन लिखी जाती है कि जो इसका जनक है वो थेल्स ही है, ठीक है? थेल्स के बारे में जैसे नाम आता है तो आप ये जानते हैं केहरवा नामक पदार्थ था इनके पास। केहरवा नामक पदार्थ होता कैसा है? जैसा पेड़ है ना, पेड़ की छाल को निकालते हैं तो पेड़ के कई बार अंश आते हैं, उससे गोंद बनता मजबूत वाला।
तो वो कहरवा पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो कहरवा नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ने पर छोटे छोटे कण उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हुए। ये किसने बताया था? थेल्स ने बताया। कई जगह कागज के बारे में लिखा जाता है, लेकिन हिंदी की किताब में कागज के बारे में लिखा जाता है। तो एक्चुअल में कागज की खोज काफी समय बाद हुई थी, ये घटना पहले की है, तब कागज था नहीं। ठीक है ना। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चाइना में, चीन में हुआ ना। कागज की खोज कहाँ हुई है? चीन में। कब हुई है? 200 ईसा पूर्व। ये बात क्या है? 600 ईसा पूर्व। तो इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले पता चला था, जबकि ये घटना है 600 साल पहले की। तो उसमें कागज था क्या? नहीं। बस किसने बताया? थेल्स एम्बर ने। ठीक है, इसके बारे में जब आगे व्याख्या करते गए थे वैज्ञानिक और आए थे, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक वैज्ञानिक और आए थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे अमेरिका के स्वतंत्र सेनानी थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानी। अपने यहाँ नोट पर किसकी फोटो है? गांधी जी की। डॉलर के ऊपर जो लंबे बालों वालों की फोटो है ना, वो यही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानी में पहला नाम तो जॉर्ज वॉशिंगटन का था, उनके नाम पर राजधानी, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, उन्हीं के नाम पर है। और दूसरे स्वतंत्रता सेनानी ये थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने हमें आवेश के बारे में बताया था कि देखो भाई, आवेश जो है वो दो प्रकार के हैं। आवेश कितने प्रकार के हैं? दो। और आवेश दो प्रकार के कौन से हैं? तो इसने कहा एक आवेश है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। धनावेश एंड ऋणावेश, दो प्रकार के आवेशों के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन। करो नोट इतना सा। हेल्स का नाम से कोई सवाल परीक्षा वाला पूछता नहीं है, लेकिन क्या है कि पूर्वजों को अपन भूलते नहीं ना, इसलिए याद रख लेते हैं। बिना साक्ष्य के सवाल तो क्या ही पूछे। तो इसलिए वैज्ञानिक नाम पर वैसे भी सवाल नहीं आते हैं। सवाल जो ये जब इलेक्ट्रिशियन शुरू करते हैं, उसका बेसिक आवेश होता है, आवेश जहां से शुरू करते हैं तो उसको समझ लेते हैं होता क्या है और कहां से शुरुआत हुई, इसलिए इसके बारे में लिखते हैं। बाकी इसका ज्यादा औचित्य है नहीं। क्या हुआ? थेल्स कहां के रहने वाले थे? थेल्स थे ग्रीक के।
यूनान में ग्रीक है। वो है ना कि कहां के भारत के दिल्ली के, ठीक है, वो वैसा मसला है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ये कहाँ के थे, कब थे, मैं तो ऐसे कह दिया, मैंने पूर्वज के बारे में बता रहा हूं, बाकी है नहीं, सवाल नहीं है। सवाल का कोई लेना है ना कोई देना है। सवाल का लेना देना अब आएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद में। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि यार ये जो आकाश से बिजली गिरती है, नीचे बिल्डिंग ऊपर गिरती है, बिल्डिंग को तहस नहस कर देती है, किसी आदमी पर गिरती है, आदमी को मार देती है, क्या है इसमें ऐसा। उसने पतंग उड़ाने की कोशिश की, बारिश में बड़े मुश्किल से उड़ाई होगी या बारिश रुकने के बाद उड़ाई होगी, क्योंकि ज्यादातर जो बिजली कड़कती है वो बारिश के समय कड़कती है। तो उसने पतंग उड़ाई, तो उसके पतंग के क्या है, पिछले भाग पर है ना हल्का सा एक कोई धात्विक चालक लगा हुआ था, उससे प्रेरित होके बिजली कड़की तो उसके ऊपर गिरी पतंग ऊपर, और डोरी में नमी के कारण उसके हाथ में आई और उसका हाथ क्षतिग्रस्त हुआ। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया खुद। ऐसा हुआ क्योंकि देखो भाई, अब तो क्या है कि वो है ना गाना भी आ जाता है, लगे 440 वोल्ट का झटका। आप सोचो, जब पहली बार किसी के 440 का लगा, उसको पता थोड़ी था ये कैसा मीठा है कि खारा है। पहली बार तो जिसके लगा उसके लगा ही था, फिर गया वो तो, फिर किसी दूसरे को पता चला इधर नहीं जाना है कि नहीं, ऐसे ही तो पता चलता है। जैसे आप है ना खेतों में चारों ओर वो बाढ़ करते, एक झटका की मशीन लगाते हैं आजकल, कुछ जगह लगाते हैं ना। तो अब जानवरों को पता है ये झटके की मशीन है। अब जानवर पढ़े लिखे है नहीं, लेकिन उन्होंने हरकतें देखी है बाकी जानवरों की, अच्छा इधर गया, उछल के आया, अपन नहीं जाएंगे, अपन भी आएंगे, यही तो समझे। आपने ये नोट किया होगा कभी, तो वो उनको पता है, जैसे जानवर जाता है उनको पता है ये झटका देता है, इधर इधर सीधा टच नहीं करने का है है ना। तो इसलिए हमें भी ऐसे ही पता चला धीरे धीरे। शुरुआत में ये थोड़ी पता था 11,000 वोल्ट से क्या होता है। शुरुआत में तो किसी ने सोचा होगा कि जहर का टेस्ट कैसे पता करता हूं, फिर पता हो नहीं पाया कि उसको पूछा बोल, वो वो बोल नहीं पाया, तो इसलिए जहर का कभी टेस्ट पता नहीं चला ना, क्या चला है, खाटा है, मीठा है, चरका है, कैसा है, इसीलिए नहीं पता चला। तो उसके बाद धीरे धीरे पता किया कि भाई हाँ हाई वोल्टेज से झटका आता है जो कि ज्यादा खतरनाक है, कम वोल्टेज से ओह मीठा मीठा झटका है, कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो पता चला ना वोल्टेज के लेवल से। तो शुरुआत में इनको पता चला नहीं था, बारिश के समय पतंग उड़ाई थी, हाथ में हाथ क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने तरीके से देखा कि हाँ अच्छा मैं इसको इधर ला सकता हूं। तो उसने फिर उन्होंने बड़ी सावधानी से किया होगा कि भाई उसने पतंग उड़ा कर कहीं खूंटी के बांध दिया होगा, दूर से देखा अब क्या होगा इसका, मतलब कैसे न कैसे प्रैक्टिकल तो उसको पहली बार करना था। तो पहली बार जब कोई भी प्रैक्टिकल करता है तो उसको सोच समझ के करना होता है, ऐसी चीज कभी हुई नहीं थी। जैसे पानी में सोडियम को डालोगे तो ब्लास्ट होगा, तो किसी ने तो डाला होगा पहली बार, नहीं तो ये कैसे पता चला लकड़ी डालने पर नहीं होगा, सोडियम डालने पर होगा, कभी ना कभी तो किसी के साथ तो घटना हुई है, ठीक है। तो उन्होंने इसके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये पता किया था। ऐसा आप एक बार पढ़ते हैं कि समुद्र की लहर है ना ज्यादा उतरे तो उसमें केरोसिन डालने से शांत हो जाती है। ये भी बेंजामिन ही बताने वाले थे, ये कहीं गए हुए थे, लहरें उठ रही थी, इनके पास केरोसिन था, इन्होंने छिड़का, शांत हो गए, उसने कहा ठीक है, तभी पता चला होगा। तो कोई भी चीज का कहीं ना कहीं से तो आइडिया आता ही है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के बारे में बताया था। जब आवेश के बारे में बताया था तो यहां पर दो चीजें देखना ध्यान से। तो उन्होंने कहा था कि बादल जो टकराते हैं तो बादलों के टकराने से बिजली कड़कती है, बिजली जो नीचे गिरती है तो बिजली नीचे गिरेगी तो बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाएगी। अपन ऐसा करते हैं जो नीचे गिर रही है उसको अर्थिंग कर देते हैं, भूमि दोज कर देते हैं, सीधी जमीन में चली गई, बिल्डिंग बच जाएगी। इसके लिए किसका प्रयोग किया गया, तड़ित चालक का। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तड़ित चालक का। हाँ तड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर। अब तो तड़ित चालक किससे सुरक्षा करती है, आकाशीय बिजली से सुरक्षा।
किससे सुरक्षा करती है? आकाशीय बिजली से सुरक्षा करती है। तड़ित चालक कैसा किससे निर्मित होता है? तांबे से निर्मित। तांबे से क्यों बनाते हैं? क्योंकि तांबे की चालकता क्या है? ज्यादा। तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबे का। तो ये तांबे से निर्मित होता है। बात यहां तक भी ठीक है। तड़ित चालक किसका बना हुआ है? तांबे का। तांबे का बना हुआ जो तड़ित चालक है, तांबे की चालकता ज्यादा है। जनरली आप यदि बिल्डिंगों ऊपर देखोगे तो ऐसा आएगा एक, और चार इधर ऐसे आते हैं। एक होता है ऐसे, मतलब 5 खांचे निकले होते हैं। अब इसकी जितनी ज्यादा हाइट पे रखोगे ना बिल्डिंग में, उतनी ज्यादा उसकी रेंज हो जाती है। बिल्डिंग बड़ी है तो तड़ित चालक को ज्यादा थोड़ी हाइट कर देते हैं, कम है तो हाइट क्या करते हैं? कम। जैसे सोलर पावर प्लांट जो लगाते हैं, वहां हर जगह जगह पर उनको तड़ित चालक लगाना पड़ता है। कहीं आकाशीय बिजली गिरी तो हमने जो 15 मेगावाट का बनाएगा सत्यानाश होगा, उनको ये लगता है ना, क्योंकि आकाशीय बिजली इसमें जाएगी। अच्छा, उसमें जाएगी जाएगी, वहां तो धारा का पर होगा, सीधे किसमें जाएगी? बैटरी में। तो ऐसा नहीं करने का है, इसलिए क्या लगाते हैं? तड़ित चालक। तो जहां पर आपको तड़ित चालक देखने को, वहां आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। किससे बना होता है? तांबे से। अच्छा, आकाशीय बिजली के कड़कने का कारण क्या है? समरूप प्रकार के भिन्न भिन्न आवेशों का टकराना। बादल टकराएंगे, बादल टकराएंगे तभी तो आकाश से बिजली गिरेगी। बादल में क्या होता है कि दोनों समान प्रकार के होते हैं बादल, लेकिन आवेश क्या होता है? उनमें भिन्न भिन्न होता है। एक में पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव। समरूप प्रकार के भिन्न भिन्न आवेशित बादलों के टकराने के कारण आकाशीय बिजली गिरती है। ठीक है। पारेषण लाइन होती है, बड़ी वाली लाइन, उसमें जो ऊपर वाला तार किसका होता है? लाइटनिंग अरेस्टर। वो कहता है कि यदि ऊपर से जैसे ही मान लो बिजली गिरेगी, आकाशीय बिजली, सीधी क्या जाएगी? ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में सीधी कहां गई? ग्रिड में। ग्रिड से कहां जाएगी? सब स्टेशन में। वैसे भी इसकी चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है ना चाल। तो चाल तो है ही खतरनाक। तो ये ऐसे पहुंचेगी। तो इससे सुरक्षा करने के लिए ऊपर वाला तार किसका बना होता है? लाइटनिंग अरेस्टर का, जिसके ऊपर आजकल फुटबॉल सी लगी रहती है। अरे पारेषण लाइन में ऊपर फुटबॉल सी नहीं लगी रहती है क्या? देखते नहीं हो आप तो? लगी रहती, रात को चमकती है। क्यों चमकती है वो रात को? तो वायुयान को सिग्नल मिल जाता है, तो इसलिए वो रात को चमकती है। तो मेरा कहना है कि वहां सप्लाई कौन देता है? चमकेगी कैसे? नहीं नहीं, वो रात को चमकेगी कैसे? रात को उसके अंदर लाइट ऑन हो जाती है। कैसे? सौर ऊर्जा से। एक फोकाल्ट करंट नाम सुना है? फोकाल्ट करंट नहीं सुना है? भंवर धारा उसी का नाम है। वाह, इंग्लिश मीडियम। एडी करंट है, ठीक है ना? तो एडी करंट है ना, वो क्या होता है? जब धारा प्रवाह होता है किसी चालक में, तो चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसके कारण, उसके प्रभाव से वो चमकती है। उसके प्रभाव से वो चमकती, केवल इतना ही प्रभाव है। ठीक है भाई। तो तड़ित चालक क्यों बनाया? आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए किसका निर्माण किया? तड़ित चालक। तड़ित चालक क्या किसका बना होता है? तांबे का। और ये तांबे से निर्मित होता है। किसकी सुरक्षा करती है? आकाशीय बिजली से भवन की सुरक्षा करती है, या मान लो जो जिस भी संस्थान की आपको सुरक्षा करनी हो। अब देखो कि आवेश हमारे पास कितने प्रकार के हैं? 2। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण, और असमान प्रकार के आवेशों में देखो, स्टार्टिंग में जो 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा ना,
उसके सवाल यूपीपीसीएल में कम पूछे गए हैं 2021 वाले में। मैं आपको पहले बता देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि पेपर हमसे पूछ के थोड़ी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं सिलेबस के हिसाब से पेपर बना रहे हैं, इसलिए पढ़ लेना चाहिए। और डीआरडीओ में ऐसा है, पेपर आसान आता है ज्यादा पूछा जाते हैं, पेपर टफ आते हैं ये कम पूछे जाते हैं, ऐसा मामला है। मॉड्यूल फर्स्ट का केस ऐसा ही है, ठीक है ना। चलो, समान प्रकार के आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण, और असमान प्रकार के आवेशों में कर लो नोट, जल्दी लिखो। आज आप थक जाओगे इतना घंटे थ्योरी पढ़ते पढ़ते, धीरे धीरे 2-3 दिन में आदत हो जाती है। वैसे तो कहते हैं 21 दिन में आदत होती है, हम 4-5 दिन में करवा देते हैं। हमारी थोड़ी इसमें एक्सपर्टीज है। हेल्पर वाले बच्चों की भी चलती थी लंबी लंबी क्लास, तो उसमें भी एक्सपर्टीज बड़ी थी, तो आपके भी है, चिंता नहीं करें। हो गया? अरे लिखे ना, फिर जल्दी कर। अब आते हैं हम आवेशों के गुणों पर, या आवेश उत्पन्न की विधियां कौन सी है, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा, प्रेरण द्वारा, इन तीनों के बारे में देखते हैं। थक गए आज तो। आज क्या होता है, मैं भी इतना ही बजाता हूँ। मैं 7 बजे पढ़ाने लगे ना, 7 बजे आया हूँ, देख लो अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं रात को 9:30 बजे तो यहाँ रहता हूँ, और मेरी तो उम्र भी आपसे ज्यादा है। तो फिर आप थको मत, आप मुझे देख के मोटिवेट हो जाओ कि ये भी रुक सकते हैं, मैं तो रुक ही सकता हूँ। ठीक है भाई, क्या हुआ? हाँ, करो सॉल्यूशन, टीम हो ना आप तो, मैं आपके चलो, आप देखो भाई, अब तनाव लेके मत पढ़ो। तनाव लेके क्या है कि 4 घंटे थ्योरी पढ़ी नहीं जाती, वैसे भी थ्योरी कोई आसान चीज तो है भी नहीं, आप भी जानते हैं, चीजें भी नहीं नहीं है, तो ज्यादा टेंशन लेके पढ़ोगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा, इसलिए आराम से पढ़ो। आवेश उत्पन्न की विधियां, चैप्टर हमारा आवेश से चल रहा है ना, आवेश उत्पन्न की विधियां। ठीक है, आवेश उत्पन्न की विधियां में पहला है घर्षण द्वारा। किसके द्वारा है? घर्षण द्वारा, यानी कि बाई फ्रिक्शन, दो वस्तुओं को रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो हमारे पास कौन सा कहलाएगा भाई? घर्षण द्वारा। और जो घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न होता है वो स्थैतिक विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है? आपने एक दोस्त को प्लास्टिक चेयर पे बिठाया, पीछे तौलिए से मारते हो, फिर हाथ लगाते हो तो झटका आता है, ऐसी क्रिया जीवन में हुई कभी? नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ? फिर आप कई बार ऐसे उठे और गेट के जो धात्विक बात है हाथ लगे, ऐसे झटका महसूस हुआ? ये भी कई होंगे नहीं हुआ होगा, हुआ। तो सर्दियों में कंबल निकालते हैं तो कंबल कैसे झाड़ते हैं, चिंगारियां निकलती है। ये सब हमारे पास स्थिर विद्युत के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है?
स्थिर विद्युत। तो ये स्थैतिक विद्युत है। और स्थैतिक विद्युत के बारे में हमें किसने बताया था? थेल्स ने। थेल्स नहीं बताया? घर्षण द्वारा। घर्षण में हम क्या है, आप ध्यान से देखो, एक ही है उदाहरण जो सबसे बड़ा कॉमन है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और जो कोई भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो धनावेशित होगा। इलेक्ट्रॉन खुद गया ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो क्या बचा? धनावेशित। इलेक्ट्रॉन है तो क्या रहेगा? ऋणावेशित। और इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो धनावेशित। ठीक है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? त्याग। ठीक है। हमारे पास आवेश, फ्रैंकलिन ने कितना बताया? आवेश कितने प्रकार के? दो। कौन सा था? धनावेश और ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार के? दो। एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ऋणावेश। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा? धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणावेश। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो बताओ कांच की छड़ धनावेशित या ऋणावेशित? धनावेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया ना। तो कांच की छड़ क्या हो गई? धनावेशित। और रेशम, और यहां कह दो सिल्क, रेशम या सिल्क, ये क्या है? ऋणावेशित। यदि बिल्ली की खाल है और उसको एबोनाइट की छड़ से रगड़ते हो, बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़ से रगड़ोगे तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित, बिल्ली की खाल क्या होगी? धनावेशित। इसी प्रकार यदि ऊनी वस्त्र के साथ ये किया जाए तो भी यही मसला होगा। ऊनी वस्त्र धनावेशित, एबोनाइट या प्लास्टिक छड़ क्या होगी? ऋणावेशित। ये लिख लो। ये तो चीज पूछी गई है, पहली लाइन तो पूछ ली गई परीक्षा वाला ने, दूसरी मैं लिखाता हूं, क्या पता पूछ भी ले। तो बताओ, पहली तो पूछी हुई है ना। तो देखो, घर्षण द्वारा आवेश कैसा होता है? स्थिर वैद्युति की। स्थिर वैद्युति की वो होता है जिसमें आवेश के प्रभाव का अनुभव होता है, धारा का परवाह नहीं कराते हैं। आवेश के प्रभाव का क्या हुआ? अनुभव। धारा का परवाह नहीं करा पाते, बल्ब नहीं जला पाते, वैद्युति कार्य नहीं हो रहा है, प्रभाव है। वो हमारे पास कौन सा है? स्थिर वैद्युत। लिख लिया भाई। स्थिति विद्युत किसने दिया? थेल्स ने। थेल्स ने क्या
पक्का कांच की छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या बनेगा? धनावेशित। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या बनेगा? ऋणावेशित। तो रेशम क्या है? ऋणावेशित। बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ोगे तो बिल्ली की खाल धनावेशित, एबोनाइट की छड़। बस ये ध्यान रहना चाहिए। हो गया? आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, धीरे धीरे आपकी आदत बढ़ेगी, बट मैं थोड़ा सा में पढ़ूंगा ना। मैं चेहरा देखता हूं तो मुझे लग तो रहा है 5-4 चेहरों से, बाकी ठीक है। कर्षण द्वारा, चालन द्वारा। चालन देखो भाई, चालन को सेवन भी कहते हैं। आज सुबह ही मैंने क्लास में एक सवाल सोल्व कराया था यूट्यूब पे, तो ये सेवन आया था उसका नाम। सेवन क्या होता है? चालन होता है। कंडक्शन, कंडक्शन किसमें होगा? कंडक्टर में। कंडक्टर क्या है? चालक। चालक में कंडक्शन होगा। सेवन की इंग्लिश क्या होती है? कंडक्शन। तो चालन वही है जो सेवन है। ठीक है? चालन क्या होता है? जैसे मान लो कि ये अपने पास पंखा चल रहा है, ये इससे पीछे से तार टूट जाए तो पंखा चलेगा क्या? नहीं। तो यहां पर आवेश का ट्रांसफर कब होगा? जब दोनों एक दूसरे से संपर्क करेंगे। जैसे दूरी हुई आवेश का ट्रांसफर होगा क्या? नहीं। जब संपर्क करेंगे एक दूसरे से आवेश का क्या होगा? ट्रांसफर। संपर्क करने पर जो आवेश का ट्रांसफर होता है वो कौन सी विधि है? चालन। हीटर है, हीटर कौन सी विधि से चलेगा? चालन। बल्ब कौन सी विधि से चलेगा? चालन। तो ये चालन है। वो क्या लड़ाई करने लगे? क्या हुआ उनके? उनको कहो तुम्हारी ऑफिस में तुम शांत रहो, इतना तो हम ही नहीं करते हैं। दो दो वस्तुओं के संपर्क करने पर आवेशों का स्थानांतरण। दो वस्तुओं को संपर्क करने पर आवेशों का स्थानांतरण। ये हमारे पास जो वैद्युतिक कहलाएगी नहीं, कौन सी होगी? गतिक। गतिक वैद्युत। और इसकी व्याख्या की थी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने। वोल्टा नामक वैज्ञानिक वही भाई साहब थे जिसने वोल्टेक सेल बनाया था। आप चाहो तो इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। बल्ब, हीटर, ये ठीक है, चालन द्वारा। तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। चालन सेवन हो गया। प्रेरण क्या होता है? प्रेरण में दो वस्तु आपस में टच नहीं करती है, फिर भी आवेश का स्थानांतरण होता है। जैसा कि आज हमने देखा ट्रांसफार्मर में, दोनों ने आपस में टच किया क्या? नहीं। बिना टच के आवेश का स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये हमारे पास कौन सा कहलाएगा? प्रेरण द्वारा। दो वस्तुओं के बिना संपर्क किए आवेशों का स्थानांतरण। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर में होता है, मोटर में भी विद्युत चुंबकीय गुण यही होते हैं। तो ये हमारे पास विद्युत चुंबकीय गुण होते हैं, और इसकी व्याख्या हमारे करके गए थे फेराडे भाई साहब। किसने कर दी थी? फेराडे ने। अरे संदीप राठौड़, इतना जल्दी डाउनलोड का ऑप्शन कहाँ आएगा? अभी तो क्लास चल रही है, किसको डाउनलोड करोगे? और पहले हुई उसमें भी तो टाइम लगता है ना डाउनलोड ऑप्शन।
डाउनलोड का ऑप्शन प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं कंप्यूटर में इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन होता है कि किसी वीडियो को अलग अलग साइज में ढालने की प्रक्रिया, तो फिर वो प्रक्रिया होती है, तो क्रिया होती है इनक्रिप्शन। टाइम लगता है उसमें। किसी के ही डाउट सब्जेक्ट का, इसका तो है ही नहीं सवाल, तो डाउट है ही नहीं। डाउट भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। हाँ तो मॉड्यूल 3 में रुक जाओ, अभी टाइम लगेगा, आ जाएगा। चालन प्रेरण हो गया। अच्छा, अब है हमारे पास आवेशों के गुण क्या क्या हैं, थोड़ा सा ही बताऊंगा। अभी देखो मैं 15 मिनट के अंदर क्लास पूरी कर दूंगा, आप चिंता मत करना, आज इतनी पढ़ूंगा, आप थक गए होंगे। भूख देखो कि भूख ऐसा कैसे है कि वो आप कैसे सेटल करो अपने आप को, चाहे भले टाइमिंग के हिसाब से सेट करो, जैसे आपको भूख 3 बजे लगने लगे, वो तो टाइमिंग होती है ना। भूख में क्या है, मैं गांव में रहता था, मैं सुबह 9 बजे खाना खा लेता था, फिर मैं जोधपुर में रहने लगा तो मैं 12-1 बजे के आसपास खाता हूँ। अब जयपुर में आया 1-1:30 बजे खा रहा था, अब मुझे लगता है 3 बजे शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रक्रिया चल रही है कि नहीं? मैं तो आपके सामने ही हूँ, लगातार मेरी क्लास रहती है, तो ऐसा मामला है। इसलिए चिंता नहीं करनी, वो तो जैसे आप अपने आप को डालोगे 2-4 दिन की प्रक्रिया वैसे हो जाएंगे, ठीक है। बट एग्जाम जब जल्दी है तो कोर्स को ढंग से पढ़ना चाहिए। कोर्स को ढंग से पढ़ने के लिए आपको क्लास में टाइम तो चाहिएगा। क्लास में यदि कम टाइम में पूरा करेंगे तो फिर फटाफट वो चीजें निकल जाएगी। फिर परीक्षा में कोई फेल होने वाला 2-4-5 नंबर से होता है, तो वो चीजें दो प्रकार से निर्भर करेगी। एक तो आपकी चीजें छूट गई, दूसरी आपको चीजें सोचने की क्षमता विकसित नहीं हुई। बहुत सारे सवाल आते हैं परीक्षा में, आपने कभी नहीं पढ़े, मान लो 5 सवाल आ गए 100 में से, आपने कभी नहीं पढ़े, लेकिन आपकी सोचने की क्षमता अच्छी है तो 2 सवाल अटेंड कर सकते हो। वो सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है, और ये बहुत कुछ आंकड़ा निर्भर करता है। जैसे हम गेट के एग्जाम दे के आए हैं, तो गेट के एग्जाम में सवाल आते हैं 65, टाइम होता 3 घंटे का, कट ऑफ होती है 25, लेकिन लोगों से निकलती नहीं है। कितने सालों से 25 है, ओके निकाल लो तुम। सवाल कभी परीक्षा में पूछा हुआ वापस कभी नहीं पूछा जाएगा, और कोशिश होती है कि कॉन्सेप्ट भी हमेशा नया आए, ऐसे नहीं केवल वैल्यू चेंज करके पूछ दिया, सवाल ही डिफरेंट आएगा, पूरा डिफरेंट लेवल का ही आएगा। तो उसमें क्या होगी, सोचने की क्षमता लानी पड़ेगी। तभी तो कट ऑफ है 100 में से 25 नंबर कट ऑफ है, सवाल है 65, टाइम है 3 घंटे का, कि कर लो तुम, उखाड़ दो जो उखाड़ना है। पेपर अभी भी हो रहा है, अब की बार 19 फरवरी को है, फरवरी के 2nd वीक 3rd वीक में एग्जाम होता है उसका, ऐसा है। इसलिए टेक्निकल है ना वही एग्जाम, इसलिए बता रहा हूं, ये भी टेक्निकल है। तो कुछ सवाल आते हैं जो आपके सोचने की क्षमता विकसित होती है तो अटेंड कर सकते हो। आपका पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन सोचने की क्षमता विकसित हो गई है। आवेशों के गुण, आवेश क्या है? तो पहला, आवेश एक संरक्षित राशि है। आवेश एक कौन सी राशि है? संरक्षित। ठीक है, आवेश एक संरक्षित राशि है, नहीं कि हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का नियम पड़ा, ऊर्जा को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। ठीक है, आवेश एक संरक्षित राशि है। दूसरा, आवेश एक योज्य राशि है। आवेश कौन सी राशि है? योज्य। अच्छा, योज्य राशि कौन सी होगी? जैसे मान लो कि मेरे पास एक पिंड है, मैं कहता हूं इसमें एक है 5 कूलाम का आवेश, एक है -3 कूलाम, तो टोटल आवेश क्या होगा? QT बराबर Q1 प्लस Q2। दोनों आवेश को जोड़ रहा हूं, गुणा कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं ना, जोड़ रहा हूं तो योज्य राशि है। योज्य का मतलब योग, ठीक है, ओके। QT, Q1 का मान कितना है? प्लस का 5 कूलाम। Q2 का मान कितना है? -3 कूलाम, ये प्लस माइनस।
तो +5 और -3 कितना हो गए? प्लस का 2 कूलम। तो ये आवेश से कौन सी राशि हुई है? योज्य। तीसरा आवेश का एक और गुण है कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। क्वांट का मतलब क्या है? गणना करने योग्य। आवेश एक कौन सी राशि है? क्वांटीकृत का मतलब है गणना योग्य, गिन सको। क्लास में बच्चे कितने हैं? तो कहते हैं 78, तो ये गिन लिए 78.5 पॉसिबल है, क्योंकि ये राशि कौन सी है? गिनने योग्य। एक दर्जन में केले कितने आते हैं? 12। यदि आप केले लेके आते हैं तो कहते हैं केले कितने हैं? 12 है, 15 है, 18 है, 20 है, जितने भी लाए। ये थोड़ी है 20.3 नहीं है ना। तो क्योंकि ये केला क्या है? गिनने योग्य राशि है। दूध गिनने योग्य राशि नहीं है, ऐसे पढ़ते हो ना आप। तो फिर आवेश क्या है? गिनने योग्य राशि। तो इसलिए क्या बनेगा? Q बराबर क्या होगा? +-NE। अब ध्यान रखना, इस पर सवाल पूछे गए हैं सब एग्जामों में। ये तो है आवेश का निरूपित करता है। N हमारे पास क्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या। यही तो गिनने योग्य राशि है। संख्या का मतलब गिनेगा, और यह है इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का आवेश। अच्छा, N का मान कितना होगा इसमें? N एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मान क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होगा। 1/3 मान हो सकता है क्या? नहीं। 6/7 हो सकता है क्या? नहीं। बट्टा बट्टा में कुछ नहीं आती, पूर्णांक संख्या तो बट्टा में होती नहीं है। तो आवेश क्या है? एक संरक्षित राशि। आवेश एक योज्य राशि। आवेश एक क्वांटीकृत राशि। संरक्षित राशि है ऊर्जा संरक्षण के अनुसार, योज्य राशि है तो आवेश कुल मान क्या होगा? जुड़ेगा। और आवेश एक क्वांटीकृत राशि यानी आवेश की गणना होगी। आवेश की गणना होगी। कई वस्तुएं होती है जिनकी गणना होती है, कई वस्तु होती है जिनका तोल होता है, माप ऐसे हो जाता है, गणना होती नहीं है। आप इंग्लिश में पढ़ते थे हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं जहां पर नंबर काउंटिंग कर सकते हो। हाउ मच करते हैं जहां नंबर काउंटिंग नहीं कर सकते। तो दूध के आगे लगेगा हाउ मच, मिल्क के आगे। और यदि मान लो बनाना है तो हाउ मेनी, ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। पर आपकी इंग्लिश है, अभी एग्जाम दोगे सिलेबस में, हाउ मेनी हाउ मच तो मैंने समझा भी दिया आपको। नोट करो। ऐसे लगता है ना भाई, हाउ मेनी हाउ मच। जो संख्या होती है उसके लिए वर्ड का प्रयोग होता है फ्यू का, और जो संख्या नहीं होती है, मात्रात्मक राशि मतलब वो ऐसे होती है जैसे दूध है, उसके लिए होता है लिटिल। वो लिटिल जो गणना योग्य नहीं, वो लिटिल है। जो गणना योग्य वो फ्यू है। ऐसे भी आते होंगे, पढ़े नाम भूल गए। आपको तो यही पता है केवल बिल्ली है तो ऊपर है तो ऑन द टेबल, नीचे है तो अंडर द टेबल। टेबल पर बैठी है तो ऑन दी टेबल है, टेबल के नीचे तो अंडर दी टेबल है, टेबल के ऊपर से कूद रही है तो अबव दी टेबल है। ये आता है। लिख लिया भाई। आवेश एक संरक्षित राशि, आवेश एक योज्य राशि, आवेश एक क्वांटीकृत राशि। अब है केवल हम देख लेते हैं आवेश का मात्रक। आज इतने पढ़ेंगे आवेश का मात्रक, नहीं तो आप कहेंगे आज तो भूखे मार दिए। आवेश का मात्रक एसआई या एमकेएस तो आप बता ही सकते हैं। एसआई या एमकेएस क्या होता है तो आप कहेंगे ये होता है कूलम। आवेश का मात्रक सीजीएस में क्या होता है तो ईएसयू। ईएसयू की फुल फॉर्म बताइए, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। ठीक है। एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं? 3 × 10⁻9 ईएसयू।
यही होंगे। और एक ईएसयू में कितने कूलाम बताओ? 3.33 इंटू 10 की घात -10 कूलाम। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एक फेराडे बराबर 96,500 कूलाम है। अब यहां से क्या पता चलेगा? फेराडे आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का बड़ा मात्रक है भाई, है मात्रक आवेश का। ये सबसे बड़ा मात्रक कौन है? फेराडे है। और फेराड जो है ये धारिता का मात्रक है। फेराड और फेराडे फर्क ध्यान रखना। फेराडे किसका है? आवेश का। फेराड किसका है? धारिता। हल्का सा फर्क है मात्रा का। ये भी ठीक हो गया। अब तो आवेश सदिश राशि है, अदिश राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल क्या होगा? परिमाण, दिशा नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? अदिश। बिना दिशा का अदिश, दिशा वाला सदिश। ठीक है। अब है आवेश का मापन या गणना किससे होती है? आवेश का मापन या गणना टेलीस्कोप से, इलेक्ट्रोस्कोप से। किससे होगी भाई? इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युतदर्शी। किससे होगी भाई? विद्युतदर्शी से। क्लियर? तो ये आज हमने इतना ही पढ़ना है, आप ज्यादा परेशान नहीं हो। कल हम निश्चित रूप से 3 बजे तक पढ़ेंगे। आप अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर करके रखना। मेंटली तो ऐसा है कि आपका मन लगा रहे 3 बजे तक, फिजिकली ऐसा है कि बॉडी भी पेन नहीं करे। आवेश के बारे में इतना सा पढ़ के आ जाना। कल पहला चैप्टर हम पूरा करेंगे। समय बहुत कम है हमारे पास, आजकल एग्जाम ऐसे ही हो रहे हैं, समय कम दे रहे हैं, लेकिन पढ़ना पूरा है तो समय तो चाहिएगा। और आप घर पे पढ़ने लगोगे तो आपका धीरे धीरे मन लगने लगेगा। अचानक से इतना ज्यादा पढ़ने का लोड आप ले नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका मन लग जाएगा। आप हिम्मत मत हारना, 4 दिन तक लगे रहना, कि पढ़ के रहेंगे तो फिर मन लगने लग ही जाता है। मन कहां जाएगा? मन नहीं लगे ना तो मोबाइल को दूर रखना, भले गाना चला देना, लेकिन व्हाट्सएप और इंस्टा और फेसबुक नहीं खोलना। फिर आपका किताब मन नहीं लगने कारण ही वही है। तो वो नहीं रहेगा, फिर तो किताब में मन लगेगा, और किधर लगेगा? फेसबुक और इंस्टा तो आप डिलीट ही मार दो, 2-1 महीने के लिए बाय बाय कर दो, क्योंकि वहां टाइम ज्यादा लगता है। आजकल आप यूट्यूब पे आते हो तो उसमें भी शॉर्ट्स आने लगे। ये शॉर्ट्स की गड़बड़ है सारे। चलो भाई, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल, और कल हम आगे देखेंगे।